नमस्कार। आज की चर्चा बॉलीवुड की आत्मा के लिए चल रही एक जंग के बारे में है। हाँ, एक तरफ है विशालकाय फिल्में जो थिएटर्स पर राज करना चाहती हैं। हाँ, 1300 करोड़ कमाने वाली फिल्में। और दूसरी तरफ है ओटीटी जो हर रात हमारे लिविंग रूम में अपनी जगह बना रहा है। और इसी जंग के बीच एक और सवाल खड़ा हो गया है, असली स्टार कौन है? बिल्कुल, वो जिसे सालों की मेहनत के बाद पहचान मिली या वो जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं। हाँ, मतलब आज के दौर में स्टारडम का मतलब क्या है, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े पर्दे से, जहां एक फिल्म ने तो जैसे भूचाली ला दिया है, धुरंधर। धुरंधर। दुनिया भर में 1300 करोड़। ये आंकड़ा सुनने में ही अजीब लगता है। मेरा पहला सवाल तो यही है कि ये हुआ कैसे? मतलब क्या था इस फिल्म में जो दंगल या K3G जैसी आइकॉनिक फिल्मों को भी पीछे छोड़ गया? हाँ, देखिए, 1300 करोड़ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बॉलीवुड के लिए एक चेतावनी और एक दिशा दोनों है। अच्छा। ये साबित करता है कि दर्शक अब सिर्फ स्टार के नाम पर नहीं, बल्कि एक ऐसे सिनेमाई अनुभव के लिए थिएटर आ रहे हैं जो वो घर पर अपने टीवी पर नहीं पा सकते। ये इवेंट फिल्म जिसे कहते हैं। एकदम, एक ऐसी फिल्म जिसे देखना एक इवेंट जैसा लगे। धुरंधर ने यही किया। उसने एक शानदार विजुअल स्पेक्टिकल दिया। तो इसका मतलब ये कि अब या तो आप बहुत बड़ी फिल्म बनाइए या फिर मत बनाइए। देखिए, बॉर्डर 2 ने 280 करोड़ कमाए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन धुरंधर के सामने वो भी अब छोटा लगने लगता है। सही बात है। और फिर रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 है जिसने 5 दिनों में 22 करोड़ कमाए। क्या अब इससे एक अच्छी शुरुआत माना जाएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। कागज पर 22 करोड़ ठीक लगते हैं, लेकिन मर्दानी एक स्थापित फ्रेंचाइजी है, रानी मुखर्जी का एक लॉयल ऑडियंस बेस है। हाँ। इस आंकड़े से एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दर्शक अब इस तरह के ग्रिटी एक्शन ड्रामा से थक चुके हैं? क्या? अब उन्हें सिर्फ धुरंधर जैसा कुछ बड़ा, कुछ लार्जर देन लाइफ ही चाहिए। शायद। ये 22 करोड़ की कमाई एक हल्की सी चेतावनी भी हो सकती है कि मिड बजट फिल्मों का रास्ता अब और मुश्किल होने वाला है। और इसी मुश्किल रास्ते का एक उदाहरण शायद रामचरण और जानवी कपूर की फिल्म पेद्दी का टलना भी है। हाँ, सुनने में आया है कि उसे अप्रैल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और वजह? धुरंधर 2 और टॉक्सिक जैसी फिल्मों से टकराव टालना। हाँ, और ये सिर्फ टकराव से बचना नहीं है, ये स्क्रीन काउंट और शो टाइमिंग की एक बहुत ही क्रूर लड़ाई है। जब धुरंधर 2 जैसी फिल्म आती है तो वो देश के 80% प्राइम टाइम शो ले जाती है। इसका मतलब है कि पेद्दी जैसी बड़ी फिल्म को भी सुबह 10 बजे या रात 11 बजे के शो से काम चलाना पड़ता, जिससे पहले वीकेंड का कलेक्शन तो पूरी तरह बैठ जाता। ये हटना ही समझदारी है। अब फिल्म रिलीज करना शतरंज की बिसात बिछाने जैसा हो गया है। वाह, मतलब बड़ा पर्दा अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अब सिर्फ कुछ चुनिंदा राजाओं की जागीर बनता जा गया है। जिंदा जरूर है, लेकिन जंग का मैदान बदल गया है। लड़ाई सिर्फ शुक्रवार को थिएटर्स में नहीं, बल्कि हर रात लोगों के लिविंग रूम में उनके मोबाइल पर लड़ी जा रही है। और इस मैदान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है ओटीटी। क्या धमाकेदार तरीके से। हाँ, नेटफ्लिक्स की 2026 की लिस्ट देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बॉलीवुड की आधी इंडस्ट्री को ही साइन कर लिया हो। सनी देओल, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, सैफ अली खान, सबके सब अब नेटफ्लिक्स पर हैं। ये सिर्फ कंटेंट का मिलने नहीं है, ये दो अलग अलग ताकतों का विलय है। एक तरफ अनिल कपूर हैं, जिनका स्टारडम दशकों की फिल्मों और बॉक्स ऑफिस की सफलता पर बना है। हाँ। दूसरी तरफ भुवन बाम है, जिनका स्टारडम सीधे दर्शकों से यूट्यूब से बनाए। एग्जैक्टली, बिना किसी स्टूडियो या प्रोडक्शन हाउस के। नेटफ्लिक्स इन दोनों को एक ही बाजार में लाकर कह रहा है, अब फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए। फर्क इससे पड़ता है कि आप दर्शकों को अपनी कहानी से रोक कर रख सकते हैं या नहीं। स्टारडम का मतलब ही बदल रहा है। बहुत दिलचस्प बात कही आपने। और सिर्फ पुराने खिलाड़ी ही नहीं, नए सीजन भी लौट रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का 5वां सीजन, भुवन बाम के ढिंढोरा का 2रा सीजन और मिसमैच का 4था सीजन। मतलब दर्शकों को बांधे रखने का पूरा इंतजाम है। और नीना गुप्ता और सुमित व्यास की एक नई सीरीज चुंबक भी आ रही है। और ये सिर्फ हिंदी कंटेंट तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ZEE5 पर मलयालम हॉरर कॉमेडी नेलिकम पॉयल नाइट राइडर्स आ रही है। और नए टीजर्स में भी कितनी वैरायटी है। लव जैसा रोमांस भी है, और मेड इन कोरिया जैसा इमोशनल ड्रामा भी, लेगेसी जैसा पीरियड ड्रामा भी है, और सुपर सुब्डू जैसी कॉमेडी भी। राइट। इसका सीधा सा मतलब है कि भाषा की दीवारें अब टूट चुकी हैं। हाँ, एक दर्शक आज मलयालम हॉरर देख रहा है और कल कोरियन ड्रामा।
कहानी अच्छी होनी चाहिए बस। तो एक तरफ ये कंटेंट की क्रांति है, जहां हर तरह की कहानी को मौका मिल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के भीतर इस बदलाव को लेकर एक बेचैनी भी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। प्रिंस नरूला और रिद्धि डोगरा जैसे एक्टर्स ने कंटेंट क्रिएटर्स की आलोचना की है। उनका कहना है कि जब से ये आए हैं इंडस्ट्री खत्म हो गई है। ये एक बहुत जरूरी बहस है। ये असल में कला और पहुंच मतलब रीच के बीच का टकराव है। समझाइए जरा। एक तरफ वो एक्टर्स हैं जो सालों की ट्रेनिंग, ऑडिशन और मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, जिनकी पहुंच जबरदस्त है। सही बात। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ फॉलोअर्स होना एक्टिंग टैलेंट के बराबर है, या क्या आज के दौर में दर्शकों तक पहुंचना ही सबसे बड़ा टैलेंट है? पूरी इंडस्ट्री इसी सवाल से जूझ रही है। और ये कोई नई बहस नहीं है ना। स्टारडम की परिभाषा तो हमेशा से बदलती रही है। बिल्कुल। मुझे रूबी भाटिया का वो किस्सा याद आ गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि सुष्मिता सेन ने ऐश्वर्या राय को हराकर मिस इंडिया का ताज इसलिए जीता था क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि एक वुमन ऑफ सब्सटेंस थी। हाँ। और उस दौर में वुमन ऑफ सब्सटेंस का मतलब था कोई ऐसी महिला जिसकी अपनी सोच हो, जो दुनिया के मुद्दों पर बात कर सके, जो हाजिर जवाब हो। ये ब्यूटी पेजेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा, जहां तब तक सिर्फ बाहरी सुंदरता को ही सब कुछ माना जाता था। तो देखिए, टैलेंट और पर्सनैलिटी की ये बहस आज की नहीं है, बस इसका रूप बदल गया है। वाह। और इन सब बहसों के पीछे वो मानवीय पहलू भी हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाते हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा की मां ने बताया कि कैसे बरेली में उन्हें लड़के परेशान करते थे और एक लड़का तो घर में ही घुसाया था। अरे बाप रे। जिसके बाद घर पे लोहे की सलाखें लगवानी पड़ी। हम आज ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा को देखते हैं, लेकिन उस लड़की के डर को भूल जाते हैं। सही कहा। ये किस्से हमें याद दिलाते हैं कि स्टारडम एक चमकदार कवच की तरह है, लेकिन उसके अंदर एक इंसान ही होता है जो आम मुश्किलों से गुजरा है। या जैसे सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से होने के कारण शुरुआत में उनकी हिंदी भी टूटी फूटी थी। हाँ, और जब एक कलाकार अपने निजी अनुभवों को अपने किरदार में लाता है तो वो किरदार ज्यादा असली, ज्यादा रिलेटेबल लगता है। और कभी-कभी तो कलाकारों का पूरा काम ही नजरअंदाज हो जाता है। गोविंदा के साथ रावण में ऐसा हुआ। ओ हाँ, मणि रत्नम ने एडिटिंग में उनका पूरा रोल ही हटा दिया था। एक एक्टर के लिए ये कितना दिल तोड़ने वाला होगा। ये दिखाता है कि फिल्म बनाना कितना अनिश्चित काम है। मतलब कुछ भी पक्का नहीं होता। जो आज शूट हुआ हो सकता है कल वो फिल्म में हो ही ना। डायरेक्टर का विजन सबसे ऊपर होता है। हाँ, लेकिन साथ ही कलाकारों के बीच का आपसी विश्वास भी बहुत मायने रखता है। जैसे दिवंगत इरफान खान डी-डे नहीं करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन अनुराग कश्यप के एक मजाक भरे फोन के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्टर बहक गया था, वो मान गए। ये दिखाता है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पर नहीं, रिश्तों और भरोसे पर भी चलती है। तो इन बदलते समीकरणों के बीच इंडस्ट्री की उम्मीदें अब नई पीढ़ी पर टिकी हैं। जानवी कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांडे, सुहाना खान, शनाया कपूर। 2026 में इन्हें बॉलीवुड के भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। और इन सब पर दबाव बहुत ज्यादा है। बहुत। इन्हें न सिर्फ अपनी एक्टिंग साबित करनी है, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर हिट भी देनी है, OTT पर भी प्रासंगिक रहना है, और सोशल मीडिया पर अपनी एक इमेज भी बनाए रखनी है। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है। सही कहा। इसी बीच कुछ नए खिलाड़ी भी मैदान में उतर रहे हैं। अनन्या बिड़ला ने बिड़ला स्टूडियोज लॉन्च किया है। जब इतना बड़ा औद्योगिक घराना सिनेमा में आता है तो इसके क्या मायने हैं? इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये दिखाता है कि सिनेमा को अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गंभीर और प्रभावशाली बिजनेस के तौर पर देखा जा रहा है। नए स्टूडियोज का आना हमेशा इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है ना? हाँ, क्योंकि इससे नई कहानियों और नए टैलेंट को मौका मिलता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कल्पना अय्यर जैसी गुजरे जमाने की अभिनेत्री कहती हैं कि बॉलीवुड इतना बदल गया है कि उन्हें सालों से काम नहीं मिला। ये हमें याद दिलाता है कि ये इंडस्ट्री जितनी जल्दी किसी को उठाती है, उतनी ही तेजी से भूल भी जाती है। एकदम। इन सब गंभीर बातों के बीच एक मजेदार चीज भी हुई है। किसी ने AI की मदद से कभी खुशी कभी गम का हॉलीवुड वर्जन बना दिया है। अरे हाँ, मैंने देखा। अमिताभ बच्चन की जगह जॉर्ज क्लूनी, शाहरुख की जगह टॉम क्रूज, और काजोल की जगह एन हैथवे, और जया बच्चन के रोल में मेरिल स्ट्रीप। ईमानदारी से कहूं, जॉर्ज क्लूनी को कह दिया ना बस कह दिया बोलते हुए मैं जरूर देखना चाहूंगी। लेकिन मजाक से हटकर ये दिखाता है कि हमारी कहानियों की जड़ें कितनी गहरी हैं और उनकी अपील कितनी यूनिवर्सल है। सही बात है कि हॉलीवुड के सबसे बड़े चेहरे भी उनमें फिट हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे अतीत को भी एक नया मजेदार रूप दे रही है। वाकई।
और अतीत की बात चली है तो आज की इस पूरी चर्चा को समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1977 की फिल्म चाचा भतीजा। धर्मेंद्र रणधीर कपूर, मनमोहन देसाई की एक क्लासिक मसाला फिल्म। मनमोहन देसाई यानी एंटरटेनमेंट की गारंटी। उनकी फिल्मों में लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक होता था। चाचा भतीजा उस दौर का एक बेहतरीन उदाहरण है। उसमें एक्शन था, कॉमेडी थी, इमोशन था, ड्रामा था और जबरदस्त गाने थे। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का तेरे नाम आज भी याद किया जाता है। बिल्कुल। तो आज के संदर्भ में धुरंधर जैसी फिल्म से इसे कैसे जोड़कर देख सकते हैं? दोनों तो बिल्कुल अलग दुनिया की फिल्में लगती हैं पर है नहीं। देखिए, उस दौर का जो मसाला फॉर्मूला था, जिसमें सब कुछ एक साथ परोसा जाता था। हाँ, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, संगीत, वो आज भी जिंदा है। बस उसका रूप और पैमाना बदल गया है। आज हम उसे पैन इंडिया या मास एंटरटेनर कहते हैं। एकदम। धुरंधर, जिसने 1300 करोड़ कमाए, वो भी तो एक तरह से आज के जमाने की हाईटेक मसाला फिल्म ही है। उसका मकसद भी वही था जो चाचा भतीजा का था, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करना, उन्हें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से निकालकर एक दूसरी दुनिया में ले जाना। बस अब तकनीक और बजट 1000 गुना बढ़ गए हैं। हाँ, क्या बात है। मतलब फॉर्मूला वही है, बस पैकेजिंग नहीं हो गई है। तो आज हमने बॉक्स ऑफिस की रेस से लेकर ओटीटी की क्रांति तक और सितारों की निजी कहानियों से लेकर इंडस्ट्री के भविष्य तक एक लंबी छलांग लगाई है। और सब मिलकर बॉलीवुड की एक बहुत ही दिलचस्प और गतिशील तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और ये तस्वीर इतनी तेजी से बदल रही है कि कल क्या होगा कोई नहीं कह सकता। आज की चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। एक तरफ बिड़ला जैसे नए स्टूडियोज हैं जो कंटेंट पर बड़ा दाव लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कल्चर पर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में आज की नई पीढ़ी के सितारों जैसे जानवी, सारा या सुहाना का स्टारडम आखिर किस पर निर्भर करेगा? बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की हिट देने पर, ओटीटी पर एक कामयाब शो करने पर, या फिर इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स होने पर? हाँ, भविष्य का सुपरस्टार कहाँ से आएगा? बड़े पर्दे से, छोटी स्क्रीन से या मोबाइल स्क्रीन से? हेडलाइंस से हार्ट बीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डीप डाइव फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।